गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि इस रूम में किसी को नितिन गडकरी कौन है ये पहचान कराने की ज़रूरत है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बेसिक कर्टसी के रूप में नितिन गडकरी वो मंत्री है, मेरे ख्याल से भारत में ये रिकॉर्ड होगा कि लगातार 10 साल एक पोर्टफोलियो अपने साथ अपने काम के वजह से रखने में जो कामयाब रहे हैं वो नितिन गडकरी है। 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए रोड्स आपने बनवाए हुए हैं। आपका रिकॉर्ड कहता है कि 90,000 किलोमीटर आपने एक्सपांड किया हुआ है पूरा ये। आप किस तरीके से आपकी जो ये आपका काम है, आपका पोर्टफोलियो पे आपने जिस तरीके से काम किया, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? छोटा सा सुधार कर देता हूँ, मैंने 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड 11 साल में बनाया है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब नहीं, मतलब 2 महीने पहले हम बात करते हैं तब कुछ और आंकड़े होते हैं, 2 महीने के बाद कुछ और आंकड़े आ जाते हैं। 3 पार्ट है। एक स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच होता है, एक डिवीजन होता है जो मिनिस्ट्री की ओर से काम होता है, एक एनएचआई करती है और एक एनएचआई डीसीएल करता है। तो ये तीनों का अभी करीब नॉर्थ ईस्ट में हम 4 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, यानी आसाम और इसमें जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग काम जो है, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ प्रोसेस है अभी अधूरे हैं, कुछ डीपीआर बन रहे हैं और कुछ के टेंडर हुए हैं, लेकिन और कुछ प्लानिंग में है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब रोड की बात तो सबको पता है। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए 360 हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। 5-7 अभी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। और अब जो काम कर रहे हैं कि पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी नागपुर में लिया है कि जो बस है वो 18 मीटर की है और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा और बस में जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बड़े प्रमाण पर दिल्ली से जयपुर इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ऊपर के ऊपर स्काई बस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उस पर अध्ययन करके वो भी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क हमने काफ़ी बनाए, मल्टी मॉडल हब बनाए। अभी जो बस स्टेशन है स्टेट ट्रांसपोर्ट के, वो बस स्टेशन को अभी कटरा में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर भी होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन भी इसमें है, रोड भी है और दिल्ली कटरा हाईवे से डायरेक्ट वेस्टर्न रेलवे पर जुड़ेगा। तो अब बाकी भी कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सर, ये सब तो फ्यूचर की बातें हो गई, लेकिन हाल ही में आपने पार्लियामेंट में जब आपको सवाल पूछा, आपने उस जवाब में कहा कि 44% हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो डीले चल रही है। ये भी तो रियलिटी है आज की स्थिति में। उसका कारण क्या है और लोग इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा हब बनाएंगे, इस तरीके की बसेस होंगी, और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट्स 44% प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे जो डीले में चल रही है। तो पहला थोड़ा बात आपकी सुधार देता हूँ, मैं कोई भविष्य की घोषणा नहीं कर रहा हूँ। आसाम में ब्रह्मपुत्रा में जोगी डोपा करके मल्टी मॉडल हब बन गया, इनॉग्रेशन के लिए आया। ये जो कटरा का है उसका काम अभी टेंडर अवार्ड हो गया, वो भी काम शुरू हो गया। ऐसे देश में अनेक लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी शुरू हो गए। रोपवे में केदारनाथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट रोपवे वहाँ बना रहे हैं। तो ये ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो गई है। तो अभी बड़े प्रमाण पर 6-8 महीने में आपको उसको और देखने के लिए मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछी कि रोड के वर्क डिले होते हैं, बेसिकली डिले इसलिए होती है कि लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के का प्रॉब्लम होते हैं, और ये जो लैंड एक्विजिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेलवे के लिए कुछ होते हैं, कुछ लाइन शिफ्टिंग पड़ती है पावर की, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्टर फेल हो रहे हैं। हमारा समस्या ये कि 40% 38% बिलो जाके कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं, वो टेंडर प्रोसेस है, ई टेंडर है, तो उसके कारण फिर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाते, बैंकों के कारण फिर प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी दिक्कतें आई है, पर दिक्कतों पर हमने मात किया है।
अभी मैं ये 40% काम जो है वो टाइम से थोड़ा डिले चल रहे हैं, इसमें से तो 2-4-6 महीने में अनेक काम पूरे भी होंगे। पर मैं जब मंत्री बना तब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे 2014 में, और हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और वो प्रोजेक्ट फिर से चालू कराए, और वो फिर से बैंकों को भी पैसे मिले, जो अकाउंट एनपीए थे वो नहीं हुए, और प्रोजेक्ट भी पूरे हुए। आप इस बार आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में बीजेपी जहां पर बाकी सब जगह पे हार रही थी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत पाए, और बड़े अच्छी मार्जिन से आपने जीता वहां पर। मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया हुआ है। आप हमेशा, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो करेगा जात की बात उसको दूंगा मैं 1 लाख। दूसरा आपका ये हमेशा रहा है कि आपने कहा है कि मैं अपने काम पर जीतूंगा, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, बाकी सारी बातें नहीं करूंगा। ये तो आपका चुनावी मॉडल हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हम जो चुनाव मॉडल देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि पैसे बांटो और चुनाव जीतो, सरकारी तिजोरी से पैसे डालो और चुनाव जीतो। आप फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये चेंज शुरू हो गया है। कोई भी राज्य का चुनाव आएगा, आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की घोषणाएं करनी चाहिए, आसान होगा चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में हम जनता का बेनिफिट, इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर रेट बढ़ाएं, विकास दर बढ़ाएं, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें, हम अच्छे मार्केट्स बनाएं, अच्छे रोड बनाएं, अच्छे एयरपोर्ट बनाएं, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाएं, ताकि उनका लाइफ सस्टेनेबल हो, हम देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएं। और जब ये सब करते तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा देश के लोगों को मिलता ही है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे अभी भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की थी। तो एक्चुअली डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है कि सबके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गैस और बाकी पेट्रोल डीजल जो फ्यूल की कीमतें रिजनेबल होनी चाहिए, और ये सब छोटी छोटी बातों से सुखांक बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोकतंत्र में आए हैं, वो लोगों का भला करने के लिए आए हैं। पर अब स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि एक पार्टी ये पॉलिटिक्स शुरू कर देती है, ये बांटो वो बांटो, फिर दूसरी करती, फिर तीसरी करती। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी कर देते हैं। अब ये सब ने मिलकर सोचना होगा कि भाई हम काम पे ऊपर जनता के हितों की रक्षा करके हम चुनाव जीते, कि हम घर बैठे उनको पैसे मनी ऑर्डर भेजते जाएंगे और उसके आधार पर जीते। ये जो आज बेनिफिट सब दे रहे हैं, क्योंकि देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बढ़ रही है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक, लोगों को सोचना होगा कि हमको इमीडिएट बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमारा है, जिसमें हमारा बेनिफिट है, हमारे शहर का बेनिफिट है, हमारे राज्य का बेनिफिट है, हमारे देश का, हमारे समाज का बेनिफिट है, उसको ले हम वोट देंगे। अब लोगों को छोटी छोटी बातों पर, जब कोई इडली पात्र बांटता है, कोई मिक्सी बांटता है, तो लोग वोट देते हैं। इसलिए लोग जब अपनी व्यूज़ को बदलेंगे तो सुधार होगा। और दूसरी बात मुझे लगती है कि ये जब लोगों में सुधार होगा तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो जाता है। देखो, आप कौन सा कार्यक्रम, आप मुझे राजनीति में सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता आप पूछे मुझे, और मैंने बायोफ्यूल पे पूछे, आप क्यों पूछते हो? क्योंकि तुमको टीआरपी उस पर मिलती ना। कि राजनीतिक सवाल पूछोगे तो जरा इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, धकाना क्या कहा, नितिन जी, मैं लगा दो झगड़ा उनमें। नितिन जी, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से, मेरा पूरा नहीं सुन रहा। नहीं, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपको इतना बड़ा अनुभव है। जब किसी भी केंद्र हो या राज्य हो, जब इस तरीके के फ्रीबीज बांटे जाते हैं तो उसका असर आपकी मिनिस्ट्री पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है, जो जिसके लिए सरकार को खर्चा करना चाहिए उस पर उसका असर पड़ सकता है। इसके लिए सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह राजनीतिक सवाल नहीं है, ये तो पूरा स्टेट की खजाने को लेकर, स्टेट की ट्रेजरी को लेकर या केंद्र की ट्रेजरी को लेकर उसका सवाल है, सरकार की ट्रेजरी को लेकर इसका सवाल है। तो इसीलिए सवाल बहुत अहमियत बन जाता है कि भाई आखिरकार इसी तरीके से चुनाव जीता जाएगा या कुछ और भी सोचा जाएगा कभी? देखो, अब तो ये मॉडल बन गया ना कि 2,000 रुपये महिलाओं को दो और चुनाव जीत जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके भी चुनाव जीता जा सकता है।
मैं भी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप थे। मैं लोगों को बोलता था मैं ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, और मैं कहता था कि जिसको अच्छा लगे वो मुझे वोट दे, नहीं लगे ना दे, जो देगा उसका भी काम करूँगा, नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। मुझे लगता है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो राजनीति में लॉन्ग टर्म पर जनता के हित में, समाज के हित में और देश के हित में पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर छोटी छोटी बातों में क्या होता है कि जब अब कंपटीशन होती है, आप अन्यथा मत लीजिए, पर टीवी चैनल में कंपटीशन है। अब तुमने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, भविष्य के पीढ़ी को दिशा देने के बजाय, कि ये करने के बजाय तुम कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू करेंगे तो उसमें लोगों को फायदा होता है। तो तुमको लगता है कि अपना झंडा ऊपर लेना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। सर फ्रीबीज पे सवाल पूछने में कौन सी कंट्रोवर्सी है? सर नहीं, कंट्रोवर्सी उस पर नहीं है, फिर मैं पब्लिक चॉइस बताता हूँ। अब हमको भी लगता है कि भाई ये केजरीवाल बोलता है 1000 तो हम 1500 देंगे, वो 1500 देंगे बोलता है तो वो 2500 देगा। तो ये क्या होता है कि एक पार्टी करके नहीं, जनता का मैंने संदेश क्या है, जिसका माल मिलता है उसका रख लो, वोट देना है उसको सोच कर दो। ये आप लोगों का एजुकेशन कराइए मीडिया के माध्यम से। नहीं तो जरूरी है, बिल्कुल करिए। आज की स्थिति में तो ये जब लोगों को, हमको पता चलेगा कि ये बांटने से चुनाव जीता नहीं जाता तो हम सुधर जाएंगे।